नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। ओम बिरला जी, ध्वनि मत से आप स्पीकर चुन लिए गए और जब तक ये सरकार रहेगी आप स्पीकर रहेंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन है, आप जिस पद पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, उसकी कुछ मर्यादाएं हैं। उसकी मर्यादाएं है, जो सबसे पहली आवश्यकता है वो ये कि आपको निष्पक्ष होना चाहिए। अब आप भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए कोटा से सांसद नहीं हैं, आप लोकसभा के सभापति हैं और आप ध्वनि मत से निर्वाचित हुए हैं और आपका अब कर्तव्य है, जैसे एक क्लास के अंदर एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो सारे शिक्षार्थियों को, सारे शिष्यों को एक नजर से देखे, किसी के साथ इसलिए न्याय और अन्याय न करे कि कोई पैसे वाले का बेटा है और कोई गरीब घर का बच्चा है, क्योंकि ये शिष्य के मन में बहुत गंभीर वेदना छोड़ता है जब उसको लगता है कि उसका शिक्षक, जिसको वो भगवान मानता है, वो भेदभाव करता है। इसी प्रकार से जब एक डॉक्टर है, अगर उसका कोई जानी दुश्मन भी है और उसके हॉस्पिटल में भर्ती होता है ऑपरेशन के लिए क्षत विक्षत, तो डॉक्टर का यह कर्तव्य है कि उसका इलाज करे पूरी सत्यनिष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। ये भूल करके वो उसका शत्रु जो है ऑपरेशन टेबल पे लेटा है, और जब वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, तो ठीक है, फिर वो अपनी जो प्रतिद्वंदिता है उसको निभाए। अभी आप स्पीकर हैं, अभी आप उस कुर्सी पे हैं जिसमें निष्पक्षता की आवश्यकता है। राजा से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी जनता को एक निगाह से देखे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सवर्ण हो, साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, आपसे मत उसका एक जैसा हो या आपसे अलग मत रखता हो। आप राजा हैं तो आपका कर्तव्य है कि राज्य का, प्रजा का पूरा ध्यान रखें। जो आपका प्रतिद्वंदी है उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि अब आप राजा हैं, आपका कर्तव्य है प्रजा का ध्यान रखना। अगर आप पंच हैं, अगर आप जज हैं और आपके घर के भी किसी व्यक्ति का केस आ जाए, वैसे तो उसमें रिकॉर्ड्स कर लेते हैं आजकल जजेस, कह देते हैं कि मेरी जान पहचान का है, मेरा रिश्तेदार है, इसलिए इस केस को मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन अगर वो बैठे तो उससे अपेक्षा की जाती है वो पूरी तरह से निष्पक्ष रहे और बेईमानी न करे और अपने रिश्तेदार का साथ न दे, वरना वो पंच की कुर्सी में बैठने लायक नहीं। ओम बिरला जी, आपने मुंशी प्रेमचंद की शायद पंच परमेश्वर पढ़ी होगी। पंच परमेश्वर में मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि एक गांव के अंदर एक बहुत अमीर व्यक्ति है और एक बहुत गरीब व्यक्ति है, उनमें लड़ाई हो जाती है, उनके अंदर कोई समस्या आ जाती है आपस में। तो ये होता है कि कोई पंच बिठाए जाएं गांव के अंदर, उस जमाने में पंची हुआ करते थे, पंच बिठाए जाएं और ग्राम सभा बुलाई जाए और उसमें निर्णय हो कि कौन गलत है कौन सही है। तो ये बात हुई अमीर और गरीब आदमी के बीच में कि पंच किसको बनाया जाए। तो अमीर आदमी का एक मित्र था, और मानी बात है कि अमीर आदमी की बात ज्यादा मानी जानी थी, तो गरीब आदमी ने कहा ठीक है, आप जिसको चाहें पंच बना ले, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरा जो पक्ष है बड़ा मजबूत है। अमीर आदमी ने अपने सबसे अच्छे मित्र, जिसके साथ उसका रोज का उठना बैठना था, उसको पंच बनवा दिया। पंच के सामने केस गया, सुनवाई हुई, गांव के लोग बैठे, सारे सभा लगी, सारे पक्ष को सुना गया, और जब पंच ने निर्णय दिया तो उसने गरीब आदमी के पक्ष में निर्णय दे दिया। तो ये जो अमीर व्यक्ति था, इसने अपने मित्र को, जिसको पंच बनवाया था, ये उसके घर गया और उसने कहा कि भाई, मैंने तुम्हें पंच बनवाया था, रोज का उठना बैठना है, और तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुमने उस गरीब आदमी के पक्ष में निर्णय दे दिया। तो उस पंच ने कहा, मैं उस समय पंच की कुर्सी में बैठा था, राजा की कुर्सी में बैठा था, न्याय की कुर्सी में बैठा था, तो ये मेरा नैतिक कर्तव्य था कि उस समय मैं, जो मेरा धर्म है उसका पालन करूं। मैंने अपने धर्म का पालन किया। तो मेरे आज भी मित्र थे, कल मेरा हो गए, पहले भी थे,
लेकिन मित्रता और मेरा जो धर्म है उसके बीच में अगर संघर्ष है तो मैं धर्म का साथ दूंगा। मैंने धर्म का साथ दिया और ये पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद ने उस कथा में लिखा जो वास्तविकता है। तो ओम बिरला जी, आप पंच हैं, आप न्याय की कुर्सी में बैठे हैं। आप अगर भेदभाव करेंगे उन लोगों को जिनकी कृपा आपको प्राप्त है और जिनकी वजह से आप स्पीकर बने, और उनके सस्पेंड करेंगे, उन्हें संसद से बाहर करेंगे, उन्हें बोलने नहीं देंगे, कैमरा उनकी तरफ होने नहीं देंगे, उनकी आवाज को म्यूट कर देंगे, जिनके खिलाफ आप चुनाव कोटा से लड़के जीत कर आए हैं उन पार्टी से, तो आप अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। आप जो मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर किताब है उससे आपने कुछ सीखा नहीं। ऐसा होगा अगर आप ऐसा करेंगे तो, क्योंकि आपका जो पिछला कार्यकाल था और जो सबने कहा, जो अखिलेश यादव ने भी कहा, जो राहुल गांधी ने भी कहा, जो उद्धव ठाकरे के लोगों ने भी कहा, जो एनसीपी के लोगों ने, टीएमके सभी ने कहा, टीएमसी के लोगों ने भी कहा कि जिस प्रकार से आपने 150 सांसदों को निकाल बाहर किया। संसद का मुख्य काम कानून बनाना है और अच्छे कानून बनाना है, जनहित के कानून बनाना है। देश की जनता ने पक्ष में भी लोगों को जिता के भेजा है, विपक्ष में भी जिता के भेजा है, तो वो अपने संसदीय क्षेत्र के 20-25 लाख लोगों की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं जो वहां बैठे हैं, और वो अपनी संसदीय क्षेत्र की आवाज को आपको सुनाना चाहते हैं। और ये देश के कानून, इनका असर देश की भविष्य की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीति पर होता है। लेकिन पिछले कार्यकाल में माननीय स्पीकर महोदय, आपने पंच का रोल नहीं निभाया, आपने पक्षपाती रोल निभाया। ये सब लोगों ने कहा, आपका स्वागत किया, आपको शुभकामनाएं दी, लेकिन ये सबने कहा कि आपने पक्षपाती निर्णय लिए, आपने पक्षपात दिखाया, आपने लोगों को सस्पेंड किया और बिना बात सस्पेंड किया। केवल स्लोगन किसी ने उठाया या प्लेकार्ड लिया या वेल पे आ गया। वेल पे तो हम लोग 75 साल से देखते आ रहे हैं, लोग आते हैं और प्लेकार्ड दिखाते हैं, लेकिन और फिर आपने उन लोगों को संसद से निष्कासित करके उनकी अनुपस्थिति में कानून पास करा दिए, बिना बहस के कानून पास करा दिए। सुबह 11 बजे पेश हुआ बिल और 2 बजे तक पास हो गया, क्योंकि विपक्ष की बात आपने सुनी नहीं, उनको निकाल बाहर किया, उनकी आवाज को म्यूट कर दिया। जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, 15 मिनट बोले तो 12 मिनट कैमरा आपकी तरफ था, राहुल गांधी की तरफ कैमरा गया ही नहीं। देश की जनता राहुल गांधी को सुन ही नहीं पाई, देख ही नहीं पाई। यह आपसे अपेक्षित नहीं है, क्योंकि आप स्पीकर हैं और आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के मेन पुजारी हैं। अगर इस प्रकार का पक्षपाती रवैया आपका रहेगा, आज जैसे आपका जब चुनाव हो गया, ध्वनि मत से चुनाव हो गया, इसका माने एक प्रकार से विपक्ष ने कहा कि ठीक है, आप स्पीकर ओम बिरला जी को बना लीजिए। अब ये तो सदाशयता है, सत्ता पक्षी देखा जाएगा, पता चली जाएगा कि क्या वो विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देते हैं या नहीं देते हैं। ये तो थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। देते हैं तो इसको सदाशयता माना जाएगा, इसको परंपरा का निर्वहन माना जाएगा, और नहीं देते हैं तो माना जाएगा कि मोदी जी का स्टाइल था और यही मोदी जी का स्टाइल है। आज जब माननीय मोदी जी आपके पास गए, आपको लेके गए आपकी कुर्सी तक, और राहुल गांधी भी गए, जब आप मोदी जी से मिले तो आप आधे झुके हुए थे। आप अध्यक्ष हैं, आप क्लास मॉनिटर हैं, आप क्लास टीचर हैं, आप अंपायर हैं, आप क्यों झुके थे? जैसे आप अध्यक्ष थे और आप सदन के सर्वोच्च नेता थे तो आपको सीधे खड़े होना चाहिए था। जब आप राहुल गांधी से मिले आप सीधे खड़े हुए, आप बिल्कुल नहीं झुके।
जैसा आपसे अपेक्षित था कि आपको मोदी जी के साथ भी करना चाहिए था, लेकिन आपने पहले ही दिन पक्षपात कर दिया। मोदी जी से तो झुक के मिले और राहुल गांधी से तन के मिले। इसका माने क्या, आपने संकेत दे दिया कि सत्ता पक्ष के लोगों के सामने तो आप झुकेंगे और जो विपक्ष के लोग हैं उनके सामने आप तन के खड़े रहेंगे, उनको नहीं बोलने देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब यह है कि जिस आशा से देश की जनता ने, मैं सांसदों की बात नहीं कर रहा, दल विपक्ष की बात नहीं कर रहा, देश की जनता क्योंकि आपको देख रही है, आपको नोट कर रही है और आपसे अपेक्षा करती है कि आप निष्पक्ष हो। यही अखिलेश यादव ने कहा आज लोकसभा में। उन्होंने कहा हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपके निर्वाचित होने पे हम प्रसन्न हैं, लेकिन जैसे आप विपक्ष के दलों को कंट्रोल करते हैं, उनकी आवाज को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही निष्पक्षता से आपको जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। आपको उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, आपको उनसे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये अखिलेश यादव ने बड़ी अच्छी बात कही। आप लोकसभा से जीत के आए, वो अलग मुद्दा है, बीजेपी के सदस्य थे, वो अच्छी बात है, लेकिन अब आप बीजेपी के सदस्य नहीं है, अब आप लोकसभा के स्पीकर हैं। यही राहुल गांधी ने कहा, यही सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, यही कनिमोझी ने कहा, यही सुप्रिया सुले ने कहा, मतलब पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से हर आदमी ने यह कहा कि अब आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप निष्पक्ष हों, और निष्पक्ष नहीं है तो फिर स्पीकर पद पे आपको बैठने का अधिकार नहीं है। अच्छा लगा जब चंद्रशेखर आजाद ने शपथ ली थी, जब अवधेश प्रसाद जी ने शपथ ली थी, जब पप्पू यादव ने शपथ ली, और जब बाकी तो संसदीय कार्य मंत्री ने नहीं टोका, जब बरेली के सांसद ने हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र की बात की, लेकिन उन्होंने पप्पू यादव को टोक दिया जब उन्होंने बिहार की बात। अच्छा लगा जब पप्पू यादव ने कहा कि महाराज आप किसी की कृपा पे निर्भर करते हैं। मैं किसी की कृपा पे निर्भर नहीं करता हूं, इंडिपेंडेंट जीत के आया हूं और 5 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जिस प्रकार विपक्ष के सारे लोगों ने संविधान को हाथ में लेकर शपथ ली और जय संविधान की बात की, हमारे देश की मूल आत्मा, हमारे देश की प्रसन्नता का कारण, हमारी देश की एकजुटता का कारण, हमारे देश में इतनी विविधता के बावजूद विश्व का सबसे अच्छा लोकतंत्र होने और सबसे प्यारा देश होने का कारण ही संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है। लेकिन जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र का नारा बरेली के एमपी ने लगाया, आपको, खैर वो तो तब था जब प्रोटम स्पीकर थे, लेकिन उनको इस चीज के लिए दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इस स्टेटमेंट से देश की नींव कमजोर होती है। क्योंकि आप सभापति हैं, आपको पता है कि हमारे देश में केवल हिंदू नहीं रहते, मैं हिंदू हूं, लेकिन हमारे देश में केवल हिंदू नहीं रहते, विश्व के हर धर्म के रिप्रेजेंटेटिव हिंदुस्तान के अंदर, और उसी सदन में सिख भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, क्रिश्चियन भी बैठे हैं, बौद्ध भी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। स्पीकर महोदय, आपको कैसा लगेगा अगर पंजाब से नवनिर्वाचित 2 इंडिपेंडेंट सांसद जय खालिस्तान का नारा लगाएंगे? यह देश के लिए हानिकारक होगा ना? तो अगर आज संविधान है और संविधान की मर्यादाओं को कायम रखना है और ये सेकुलर राष्ट्र है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, तो इस प्रकार का नारा लगाने वाले को दंड देना तो आपका कर्तव्य है। चलिए, ओवैसी साहब ने भी नारा लगाया था, तब आप नहीं थे कुर्सी पे, प्रोटम स्पीकर थे, उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। इसका क्या मतलब है? हो सकता है फिलिस्तीन के साथ हो सकता है कोई इजराइल के साथ हो सकता है कोई यूक्रेन के साथ हो, कोई रूस के साथ हो, वो आपकी व्यक्तिगत भावना है, लेकिन संसद के अंदर
देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर फिलिस्तीन की बात करना, जय फिलिस्तीन का नारा लगाना, ओवैसी साहब ये बात समझ में नहीं आई। आप ये हर जगह हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को बढ़ाने का प्रयास को करते हैं, जिससे बीजेपी को फायदा होता है। हमें देश के अंदर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, देश के अधिकांश लोगों को नहीं चाहिए। हमको ऐसा ही सेकुलर राष्ट्र चाहिए जिसमें 142 करोड़ लोग प्यार से, मोहब्बत से मिलजुल कर रहें, सद्भावना संभाव से रहें, जहां मुसलमान अपनी अजान पढ़ें, जहां हिंदू अपनी मंदिर की घंटियां बजाएं, जहां गुरुवाणी का पाठ हो, जहां क्रिश्चियंस अपनी प्रेयर करें, जहां मुसलमान अपना अजान करें, मतलब हर धर्म संप्रदाय जिसकी जो इच्छा हो करे। हमारा देश ऐसा विशाल वृक्ष जैसा है जिसमें अलग अलग पक्षी अपनी अलग भाषा में, अपनी अपनी बोली में कलरव करते हैं और प्यार मोहब्बत से एक संयुक्त परिवार की तरह रहते हैं। इसको तोड़ने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं, मानिए, इन पर आपको ध्यान रखना होगा। जो देश के अंदर हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैलाना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, इनको कंट्रोल करने का कर्तव्य स्पीकर महोदय आपका है। चलिए पुराना इतिहास भूलते हैं, अब देखते हैं कि आप अपने को कैसे कंडक्ट करते हैं और कैसे आप विपक्षी दलों को बोलने का अवसर देते हैं, या आप उसी प्रकार से करते हैं जैसे आपने पिछली बार किया था। क्योंकि अब आपको देख रही है देश की जनता और आपके एक एक निर्णय को, एक भाव भंगिमा को देश की जनता देख रही है और विपक्षी दल अच्छी संख्या में हैं। वो अपने अपने सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी भावना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उनकी भावनाओं को पहुंचाने का अवसर वहां नहीं मिला, जैसे राहुल गांधी ने कहा, अच्छी तरह से कंडक्ट हो जाए संसद, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन संसद के अंदर देश की जनता की समस्याएं अच्छी तरह से डिस्कस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये मुख्य समस्या है। क्या अग्निवीर पे डिस्कशन हो रहा है? क्या अग्निवीर हट रहा है कि नहीं? नीट की परीक्षा में 900 करोड़ का घपला हो गया, बच्चे अवसाद में चले गए, बच्चे परेशान हो गए, पता नहीं कि अब क्या होगा उनका, रीनीट होगा कि नहीं होगा। जो नीट पीजी परीक्षा है वो पोस्टपोन तो हो गई, लेकिन कब होगी किसी को नहीं पता। अगर विपक्ष ये प्रश्न उठाएगा, अगर देश की जनता का प्रश्न उठाएगा, तो मान्यवर आपको सुनना पड़ेगा, आपको उन्हें बोलने का अवसर देना पड़ेगा और आपको मंत्रियों से उसका जवाब दिलाना पड़ेगा, जिसके देश की जनता को पता चले कि जो हमारी समस्याएं हैं वो संसद में डिस्कस हो रहा है कि एयर कंडीशन बड़े हॉल के अंदर आनंद हो रहा है वहां। क्योंकि संसद देश की जनता की समस्याओं को सुनने के लिए बनाया गया है और नियम कानून बनाने के लिए बनाया गया है। तो आप एम्पायर की तरह कैसी भूमिका निभाएंगे, आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। और माननीय मोदी जी से आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, उनसे निवेदन करें कि के सुरेश को डिप्टी स्पीकर बना दें, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सामंजस्य बना रहे। एक साउथ का स्पीकर हो, एक नॉर्थ का स्पीकर हो, साउथ का डिप्टी स्पीकर हो, सवर्ण स्पीकर हो, दलित डिप्टी स्पीकर हो, जिससे समाज की हर समाज के सेगमेंट्स की भावनाओं का रिप्रेजेंटेशन संसद के अंदर हो सके। नमस्कार, धन्यवाद और आभार।